नमस्कार। आज हम देखेंगे कृषि रसायन के अंतर्गत कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों के पृथक अध्ययन के कारण। तो कार्बनिक यौगिकों के पृथक अध्ययन के कुछ कारण हैं। इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में कुछ प्रमुख अंतर है, जिसके कारण इन दोनों वर्गों के यौगिकों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या, अर्थात कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है बहुत अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा संयुक्त होकर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन परमाणुओं का यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन परमाणुओं की जो श्रृंखलाएं हैं वो खुली या बंद हो सकती है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये जो कार्बन की जो श्रृंखला है एक सीधी श्रृंखला बन कार्बन 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 ये सिंगल बंध से जुड़ा हुआ ये एक सीधी श्रृंखला है। इसी प्रकार एक ये कार्बन परमाणु का जो श्रृंखला है ये शाखा युक्त श्रृंखला है। इसी प्रकार ये वलय युक्त कार्बन का श्रृंखला जो बना रहता है ये वलयाकार है। इसके बाद एक कार्बन का ये बंद श्रृंखला है। ठीक है। दूसरा कारण देखते हैं संगठन। तो इसका जो पहला कारण है कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या, दूसरा कारण में संगठन जो देखते हैं इसमें। तो ये होता क्या है कि संगठन में कि कार्बनिक यौगिक है केवल कुछ तत्वों से बनी होती है या कुछ तत्वों से बने होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर तथा फास्फोरस। परंतु अकार्बनिक यौगिकों में आवर्त सारणी के प्राय सभी तत्व किसी यौगिक में अवश्य ही संयुक्त रहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा में देखते हैं बंध। इसका जो बंध है ये बंध वाला जो कारण है उसमें जो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होता है और अकार्बनिक यौगिकों में सामान्यतः विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। इसमें सहसंयोजक बंध और उसमें विद्युत संयोजक। चौथा कारण है विश्लेषण की विधियां। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों के जो विश्लेषण के लिए भाप आसवन, विलायक के साथ निष्कर्षण, क्रोमेटोग्राफी जैसे सरल विधियां प्रयुक्त होती है। ये विधियां जो है अकार्बनिक यौगिकों के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। पांचवा कारण है विलेयता। जो कार्बनिक यौगिकों में अध्रुवी बंध होते हैं तथा वे अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड जैसे कार्बनिक विलायक में विलेय होते हैं। ठीक है, जबकि ये इसलिए उससे अलग है। छठवां कारण है विद्युत चालकता। तो कार्बनिक यौगिक है सहसंयोजक बंध की उपस्थिति के कारण विद्युत के दुर्बल चालक होते हैं, और जबकि अकार्बनिक यौगिकों में आयनिक बंध होता है, अतः वे विद्युत के सुचालक होते हैं। सातवां है गलनांक एवं क्वथनांक। तो कार्बनिक यौगिकों के लिए इसके मान कम तथा अकार्बनिक यौगिकों के लिए अधिक होता है। आठवां है स्थायित्व। जो कार्बनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक के मान कम होने के कारण उनका स्थायित्व भी कम होता है। और नौवां है अध्ययन में सुगमता। तो अध्ययन में जो सुगमता है उसके लिए क्या है, सभी कार्बनिक यौगिकों को सजातीय श्रेणी में बांटा गया है जिनके सामान्य सूत्र एवं सामान्य गुण एक समान होते हैं। 10वां कारण है रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रवृत्ति। तो इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध होने के कारण उनकी जो अभिक्रियाएं आणविक होती है अतः धीमी गति से चलती है। इसके विपरीत अकार्बनिक यौगिकों के मध्य जो आयनिक अभिक्रियाएं होती है जिनकी गति तीव्र होती है, इसलिए जो कार्बनिक यौगिकों के पृथक अध्ययन का कारण बनता है। ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं कार्बन परमाणुओं की विशिष्ट प्रकृति। ठीक। यूनिक क्यू कैरेक्टर ऑफ द कार्बन एटम। तो इसमें क्या है, कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या अत्यधिक होने का प्रमुख कारण कार्बन परमाणु की विशिष्ट प्रकृति ही है। इसके जो विशिष्ट व्यवहार है वो इस प्रकार है कि जैसे पहला हम देखते हैं कार्बन की चतुर सहसंयोजकता। कार्बन परमाणु की अधिक सहसंयोजकता के कारण तत्वों के आपस में
जुड़ने की विविधता होती है। दूसरा कारण है, इसका विशिष्ट प्रकृति है कि श्रृंखलन। तो कार्बन परमाणु में अन्य कार्बन परमाणु से बंध बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। एक ही तत्व के जो परमाणुओं द्वारा वो आपस में बंध बनाने का गुण है वो श्रृंखलन कहलाता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण अधिकतम है। तीसरा कारण है कार्बन परमाणुओं के मध्य प्रबल बंध। तो इसमें क्या है कि कार्बन परमाणु का आकार काफ़ी छोटा है। इससे कार्बन परमाणु के अर्धपूरित यानी हाफ फिल्ड परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन बहुत अच्छी तरह तथा प्रभावकारी ढंग से होता है। अतः उनके मध्य जो बना बंध है वो काफ़ी प्रबल भी होता है। इससे क्या होता है कि सामान्यतः जो कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वो नहीं टूटती, परंतु उससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन परमाणु समूह जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड है आदि वो विस्थापित हो जाते हैं। इसमें एक देखते हैं, जैसे एथेन के लिए देखते हैं, कार्बन का ये जो बंध है सिंगल बंध से जुड़ा हुआ है, सी ये कार्बन बंध, उससे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 5 हाइड्रोजन है, फिर एक 6वां हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन। तो इससे ये एथेन का जो बंध बनता है वो इसकी जो अभिक्रिया के बाद क्या बनेगा, ये मोनोक्लोरोएथेन बनेगा। तो इसका जो बंध है इस प्रकार होगा, कार्बन बंध जो बंधा हुआ है से हाइड्रोजन सिंगल बंध से बंधे हैं, वो क्लोरीन इससे बन जाता है प्लस HCl हो जाता है। ठीक है। अब क्लोरीन Cl2 है तो एक क्लोरीन से है, एक हाइड्रोजन के साथ बंध करके अलग हो गए, तो इस प्रकार से मोनोक्लोरोएथेन बना लेता है। चौथा है इसकी जो परमाणु की विशिष्ट प्रकृति, कारण कि बहुबंध बनाने की जो प्रवृत्ति होती है इसमें। तो बहुबंध कार्बन परमाणु अपने छोटे छोटे आकार के कारण कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध बना सकता है। तो जैसे देखते हैं यहाँ ये कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ बंध बना है, कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार कार्बन त्रिबंध से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन है। इसी प्रकार नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बंध से जुड़ा हुआ है। तो कार्बन द्वारा द्विबंध या त्रिबंध बनाने की क्षमता भी उसके यौगिकों की जो संख्या अधिक होने का एक कारण है। ठीक, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक यौगिकों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, ये क्या है कि जो कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों को 2 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें जो पहला है जो है वो है विपरीत श्रृंखला या अचक्रीय या एलिफैटिक यौगिक, अर्थात जो ओपन चेन और एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स। दूसरा है जो है समवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, जिसको क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो विपरीत श्रृंखला या अचक्रीय एलिफैटिक यौगिक के बारे में। जो यानी विपरीत जो श्रृंखला है, इसमें विपरीत है, विपरीत श्रृंखला या एलिफैटिक यौगिक। तो इसमें क्या है कि ओपन चेन और एलिफैटिक कंपाउंड, इन यौगिकों को वसीय यौगिक भी कहते हैं। वसीय, इन यौगिकों में कार्बन के सभी परमाणु एक दूसरे से खुली श्रृंखला में जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन के सब परमाणु एक सीधी रेखा से होते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कार्बन की एक सीधी रेखा से, जैसे ये सीधी श्रृंखला कार्बन 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 सीधी रेखा से। एक है इनमें या जो पार्श्व श्रृंखला वाले होते हैं, या कार्बन 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 कार्बन, ये उससे कार्बन इस प्रकार के जुड़ा हुआ है। सीधी रेखा से 5 कार्बन है, कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, ये पार्श्व श्रृंखला है। तो ये यौगिक वसीय अम्लों तथा वसा से प्राप्त होने वाले यौगिकों में पाए जाते हैं। इसलिए
इसे वसी या यौगिक या एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि ग्रीक भाषा में जो एलिफर होता है, ग्रीक भाषा में एलिफर, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में इस प्रकार एलिफर, ठीक, तो इसको बोलते हैं फेट, एलिफर को, है ना। फेट का अर्थ है वसा होता है, और एलिफर ये ग्रीक भाषा से होता है। इसमें देखते हैं मेथेन इस वर्ग के यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। इस वर्ग के कुछ जैसे यहाँ उदाहरण देखेंगे मेथेन को, तो देखते हैं उदाहरण में, जैसे इसमें देखेंगे मेथेन के लिए, ये एक कार्बन है, इससे 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बंध से, तो हाइड्रोजन तो उसका होता है CH4, कार्बन 4 है, C1 है, तो CH4 किसका है, मेथेन का है। इसमें जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन के लिए देखेंगे 3 कार्बन सिंगल बंध से, इससे जुड़े हुए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4, 5, 6, 7 ये हाइड्रोजन और ये 8 हाइड्रोजन है। अर्थात इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बंध CH2 सिंगल बंध CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन, ये प्रोपेन है, ठीक है, क्योंकि C3H8 है। उसके बाद इसी में देखते हैं ब्यूटेन के लिए, तो ब्यूटेन में किस प्रकार से है, CH3 इस एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है सिंगल बंध, उसके बाद CH2 CH2 CH3, अर्थात ये ब्यूटेन है। तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 कार्बन है C, और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 10 है, यानी C4H10 है, तो ये ब्यूटेन है। इसी प्रकार यहाँ पर आइसोब्यूटेन के लिए है, तो CH3CH सिंगल बंध से CH3 ये आइसोब्यूटेन हो गया है। उसके बाद इसमें प्रोपिल ब्रोमाइड के लिए क्या है देखते हैं। इसमें कार्बन इस एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन जो जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, यानी ये CH3 CH2 Br है। इसमें है एसीटोन के लिए क्या जुड़ा हुआ है, देखो एसीटोन के लिए CH3 और CO यानी कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है सिंगल बंध CH3, तो ये एसीटोन है। तो इस प्रकार से कार्बन का जो श्रृंखला है, इसमें विपरीत श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा इसका वर्गीकरण है, जिसको बोलते हैं समवृत्त श्रृंखला या चक्रीय यौगिक, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे, ठीक है।